नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सोना 1,30,000 तो चांदी 1,82,000 के पार। 10 दिन में 19,000 रुपए बढ़े दाम। सोना और चांदी के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। त्योहारी सीजन के बाद वेडिंग सीजन में सोना चांदी एकदम पीक पर पहुंच गया है, जहां सोने में मामूली रफ्तार देखने को मिल रही है, जबकि चांदी में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि चांदी में पिछले 10 दिनों में 19,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश की इस महायोजना के लिए होगा 8,349 एकड़ भूमि का अधिग्रहण, शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में बीड़ा महायोजना को आगे बढ़ाने के लिए 8,349 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जाएगा, जिससे योजना को गति मिलेगी और विकास कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सकेगा। ईपीएफओ पेंशन नियम में बदलाव, पेंशन धारकों को 2,500 रुपए मासिक पेंशन 2026 में मिलना शुरू। ईपीएफओ पेंशन प्लान चेंज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ 2026 में पेंशन शुरू हो जाएगी। ने वर्ष 2025 में पेंशन प्रणाली में कई ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जिनका सीधा लाभ देश भर के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। नई पेंशन व्यवस्था न केवल अधिक पारदर्शी और आधुनिक है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करती है। नए नियमों के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करना, महंगाई भत्ता लागू करना, डिजिटल प्रक्रियाओं को सरल बनाना और केंद्रीकृत भुगतान व्यवस्था शुरू करना इस सुधार का अहम हिस्सा है। फिर बढ़ेगी एसआईआर फॉर्म भरने की तारीख। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ईसी को झांपन देकर उठाई ये मांग। अमेठी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर गणना प्रपत्रों की धीमी प्रगति पर चिंता जताई है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को झांपन सौंपकर प्रपत्र भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने और समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने फीडिंग की धीमी गति को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताया और अधिक कर्मियों को लगाने का सुझाव दिया है। जहां भी बनेगी बाबरी मस्जिद, वहीं बनेगा भव्य राम मंदिर। शौर्य यात्रा को रोकने पर नारेबाजी। यूपी की राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से शुक्रवार को मथुरा और मुर्शिदाबाद के लिए प्रस्तावित शौर्य यात्रा को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जहां भी बनेगी बाबरी मस्जिद, वहीं बनेगा भव्य राम मंदिर नारेबाजी की। यूपी में ई सुश्रुत ऐप पर 2,50,00,000 से अधिक रोगियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन, इलाज के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ई सुश्रुत ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस ऐप के माध्यम से 2,50,00,000 से अधिक रोगियों का डिजिटल पंजीकरण हुआ है, जिससे उन्हें इलाज के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। डिजिटल पंजीकरण से मरीजों को समय की बचत हो रही है और बेहतर इलाज मिल रहा है। सरकार सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य बना रही है। आधार पंजीयन अभियान को गति। दिसंबर में लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली में लगेंगे विशेष शिविर। उत्तर प्रदेश में आधार पंजीयन अभियान को तेजी देने के लिए लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली में दिसंबर में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का लक्ष्य उन लोगों की मदद करना है जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है और उन्हें आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह अभियान सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों के पास आधार कार्ड हो, जो सरकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी के 6 जनजातीय बहुल जिलों का शिक्षा स्वास्थ्य होगा बेहतर। विकास के लिए 72,73,73,00,000 रुपए जारी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, ललितपुर, बहराइच, चंदौली, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर जैसे 6 जनजातीय बहुल जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और संपर्क मार्गों के विकास के लिए 72,73,73,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिन्हें अब जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। गोमती किनारे 43 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लाएगा एलडीए। 11 आवासीय और 1 व्यावसायिक भूखंड होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए गोमती नदी के किनारे 43 एकड़ जमीन पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करेगा, जिसमें 11 आवासीय और 1 व्यावसायिक भूखंड होंगे। इसके अतिरिक्त एलडीए आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर और वरुण विहार जैसी आवासीय योजनाओं को भी जल्द ही लॉन्च करेगा। इन योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात है। शांति बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ाई गई है और सोशल मीडिया पर निगरानी 24 घंटे की रखी जा रही है।
अयोध्या समेत सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा चाक चौबंद है। आज बुलडोजर कहां है? अखिलेश यादव बोले। कफ सिरप मामले में शामिल है भाजपा के लोग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर कफ सिरप घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया और बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर के कार्यक्रम की अनुमति निरस्त करना उनका अपमान है। अखिलेश ने रूसी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर भी टिप्पणी की। बिजली की 1912 सेवा पर फीडबैक और रेटिंग दे सकेंगे उपभोक्ता। नियामक आयोग ने टैरिफ आदेश में दिया है 3 माह का समय। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब 1912 कस्टमर केयर सेवा पर फीडबैक और रेटिंग दे सकेंगे। नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन को 3 महीने में व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है। शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित बनाने पर जोर दिया गया है। उपभोक्ता परिषद ने फर्जी निस्तारण पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। यूपी के शिक्षकों को मिला पीएम गतिशक्ति पर मूक बनाने का प्रस्ताव, चुने जाने पर 13,50,000 तक का अनुदान। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षा में एक बड़ा अवसर है। यूजीसी ने इंट्रोडक्शन टू पीएम गतिशक्ति पर मूक कोर्स बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित शिक्षक को 13,50,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। आवेदन के लिए पीएचडी और 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है और NIRF 2025 की टॉप 100 सूची में शामिल संस्थान ही पात्र होंगे। योगी सरकार का अवैध नशे पर बड़ा प्रहार, कोडीन के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर FIR। योगी सरकार ने प्रदेश में नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ANTF और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने संयुक्त अभियान में लाखों की अवैध नारकोटिक दवाएं जब्त की हैं और 128 FIR दर्ज की है। कई अवैध नशे के सौदागर गिरफ्तार किए गए हैं और 2 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर कोडीन युक्त सिरप की बिक्री पर रोक लगाई गई है। उम्मीद पर आफत, दर्ज नहीं हो पाई करीब 85,000 वक्फ संपत्तियां, अब बोर्डों के पास बचा एक ही रास्ता। देश में लगभग 85,000 वक्फ संपत्तियां दर्ज होने से रह गई हैं, जिससे उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। पंजीकरण में देरी के कारण वक्फ बोर्डों के सामने इन संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब बोर्डों को इन संपत्तियों को बचाने का रास्ता खोजना होगा। यूपी में MSME ने खोले रोजगार के द्वार, 2 करोड़ से अधिक युवाओं को मिला सहारा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है, जो 19% से घटकर 2.4% हो गई है। MSME सेक्टर ने 2 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित किए हैं और कौशल विकास मिशन ने युवाओं को प्रशिक्षित किया है। महिला रोजगार में वृद्धि हुई है, जिससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। सरकार 2047 तक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। कई नेशनल इवेंट्स में शामिल न होने के बाद क्या राहुल गांधी पुतिन के दौरे से बाहर रखे जाने पर उठा सकते हैं सवाल? राहुल गांधी के कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल न होने के बाद यह चर्चा है कि क्या वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से बाहर रखे जाने पर सवाल उठा सकते हैं। उनकी पहले की अनुपस्थितियों को देखते हुए लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वह इस मामले पर अपनी राय रखते हैं, खासकर भारत रूस संबंधों के महत्व को देखते हुए। हर ग्राम पंचायत में बनाएंगे सहकारी संस्था, अमित शाह ने भारत की GDP को लेकर कही ये बात। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के सकल घरेलू उत्पादन में सहकारी क्षेत्र के योगदान को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। देश की हर ग्राम पंचायत में एक सहकारी संस्था और देश भर में 50 करोड़ से अधिक सक्रिय सहकारी सदस्य बनाएंगे। नेहरू की विरासत को मिटाने का चल रहा प्रोजेक्ट, सोनिया गांधी का भाजपा पर तीखा हमला। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भाजपा पर नेहरू की विरासत को मिटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेहरू को बदनाम करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका उद्देश्य देश की नींव को नष्ट करना है। उन्होंने इतिहास को फिर से लिखने और असहमति को देशद्रोह बताने पर भी चिंता जताई। सोनिया गांधी ने नेहरू की स्मृति को बचाने की बात कही। बच्चों को बैड टच और गुड टच का अंतर बताने वाला पाठ्यक्रम बने, राज्यसभा में उठी मांग। बच्चों को यौन शोषण की घटनाओं से बचाने के लिए स्कूलों में सुरक्षित बचपन की परिकल्पना को पुष्ट करने वाला पाठ्यक्रम पढ़ाई में शामिल किया जाना चाहिए। राज्यसभा में यह मांग भाजपा के सदस्य अनिल सुखदेव राव बोंडे ने की है। कहा, इस पाठ्यक्रम में गुड टच और बैड टच का अंतर बताते हुए जागरूकता पैदा करने जैसी बातें होंगी। बेहद अहम समय पर पाकिस्तान पर किया था हमला। भारतीय एयरफोर्स ने 1971 के ऐतिहासिक युद्ध को किया याद। भारतीय वायुसेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर किए गए हमलों को याद किया। वायुसेना ने बताया कि कैसे हवाई अभियानों ने भारत की जीत और बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
साकेसर रडार पर हमले और लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय वायुसेना की भूमिका को सराहा गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश का उदय हुआ। चीन की तुलना में सड़क हादसों में भारत में 3 गुना अधिक मौतें, नितिन गडकरी ने संसद में दी जानकारी। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन लगभग 485 लोगों की जान जाती है, जो चीन से 3 गुना अधिक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि 2024 में सड़क हादसों में 1,77,000 लोगों की मौत हुई। सरकार ने 2030 तक सड़क हादसों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। समय सीमा नहीं बढ़ेगी, लेकिन वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर बोले किरेन रिजिजू। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती। हालांकि अधूरे पंजीकरण वाले मुतवल्लियों को 3 महीने की मोहलत दी गई है। रिजिजू ने यह भी कहा कि 1,51,000 संपत्तियां पंजीकृत हो चुकी हैं, जबकि कुल संपत्तियों की संख्या लगभग 9 लाख है। ध्रुव तारे की तरह दुनिया के लिए मिसाल बनी भारत रूस की दोस्ती। पुतिन के दौरे पर हुए कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात ने भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा दी। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। पुतिन ने भारत को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन किया। माइग्रेशन और मोबिलिटी समेत 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अब मुनीर के हाथ में पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम का बटन, क्या भारत के लिए होगी टेंशन? पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) नियुक्त किया है। यह नया पद तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। पीएम कार्यालय के अनुसार मुनीर की नियुक्ति 5 साल के लिए है। मई में ऑपरेशन सिंदूर में हार के बावजूद मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। हाल ही में संसद ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत मुनीर आजीवन वर्दी में रहेंगे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, जिसकी विपक्ष आलोचना कर रहा है।